जी के बहुत बड़े उतारे से आप इतनी संख्या में पहुंचे हैं। मैं एसोसिएशन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, क्योंकि ऐसी मीटिंगें हम लोग जहां भी यूनिट है हमारे बठिंडा को मेन बना करके हम लोग चले हैं। और आगे जो हमारी समस्याएं हैं, मेन समस्याएं जो है, उसके लिए हम लोग ये मीटिंगें करते रहते हैं। जैसे आप की है, लेकिन जो मसले हैं हमारे वो एक जैसे हैं सबके। पेंशन का हुआ, PRMS का हुआ, PF है उसका, और जो DBA के अंडर केस हमारे जाते हैं उसमें जो प्रॉब्लम आती है उसका भी मसला बहुत बड़ा है। जो हम लोग ज्यादा आपको पता है जितने भी मेंबर्स हैं उनके व्हाट्सएप पे मैसेज तकरीबन हफ्ते में 2-3 मैसेज उनके ध्यान में जरूर हम लोग ये समस्याएं लेके आते हैं। तो इन सारी समस्याओं के हल के लिए हमारे नंगल के जो एरिया सेक्रेटरी है श्री जगमोहन सिंह जी वादिया जी, वो कुछ मिनट के लिए आपके सामने बताएंगे। मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हुआ आपको जी आया कहता हूँ। थैंक यू। रिटायर्ड एम्प्लॉय की आवाज, बुलंद आवाज जो है वो मैनेजमेंट के साथ सोई हुई केंद्र सरकार के कानों तक पहुंचाने वाले बहुत ही सरकार जो श्री एस गौरव, हमारे NFL वेलफेयर एसोसिएशन की प्रतिनिधित्व कर रहे एज प्रधान, और इनके साथ हमारे लिए बहुत मान की बात है कि गौरव जी हमारे ही नहीं, राष्ट्र सचिव EPS में एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी में भी प्रतिनिधित्व करते हैं। और जो मैं आपसे पहले भी तो मैं ज्यादा टाइम लूंगा, बल्कि मैं प्रधान जी आपसे इजाजत भी चाहूंगा। एक्चुअली मुझे 3 बजे दिल्ली में मीटिंग अटेंड करनी है, मुझे वहां पे पहुंचना जरूरी है। सॉरी शर्मा, क्या आपका नाम देगा? PP शर्मा। मैं बहुत लंबी जो है वो अच्छे अतिरिक्त जनसंख्या में अत्यधिक साथियों में VIP का नाम नगर से आए हुए सभी साथियों का स्वागत करता हूँ। और बठिंडा वाली जो टीम है हमारी वो अभी आ रही है रेलवे स्टेशन पर, और हमारे पानीपत के सभी साथी आए, इन सब का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये आए हुए, अगर किसी हमारे पानीपत के साथी को कोई मेडिकल से संबंधित या लाइफ सर्टिफिकेट से संबंधित कोई भी समस्या हो तो वो आगे बता सकता है, वो इसको ये टेकअप करेगा। कोई भी साथी आगे अपने सब रख सकता है। कोई और बाकी भाटिया जी ने बहुत आप सभी को बता ही दिया है। बस अच्छा मेंबर हो या कहीं भी मेंबर हो, किसी भी तरह की कोई भी समस्या आए, चाहे वो मेडिकल फील्ड की हो या कुछ सर्टिफिकेट की हो या मैनेजमेंट के साथ किसी भी तरह की समस्या हो, एसोसिएशन उसका पूरा साथ देगी और उस समस्या को हल करने की पूरी कोशिश करेगी, किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो। धन्यवाद। स्टेशन पर पहुंच चुकी है और वो अभी 15-20 मिनट में और पकड़ के पहुंच जाएगी। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, साथियों, जो आज की एनुअल EVM जो हमारी होती है वो प्रस्तावित थी अक्टूबर में, और अक्टूबर में मीटिंग हो रही है। और इस मीटिंग को सफल बनाने में श्री PK जैन, AK मित्तल जी, औरंग सिंह जी और हमारे दूसरे साथी
उन्होंने बहुत मेहनत की है और सबसे ज़्यादा मेहनत आप लोगों की है जो आप यहाँ आके हमारी मीटिंग की शो है। साथ ही ये जो टीम है ये NFL एक्स एम्प्लॉइज के लिए काम कर रही है। समस्याएं अनेक हैं, समाधान भी उनका ढूंढना पड़ता है और समाधान जभी होगा जब हम किसी संस्था के साथ में जुड़े होंगे। ये हमारी सेंट्रल बॉडी है NFL एक्स एम्प्लॉइज की। इसमें कोई ये नहीं है भाई ये यहाँ का है और वहाँ का है या मेंबर है या नहीं है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। किसी की कोई समस्या हो चाहे वो हमारा मेंबर है या नहीं है, हम उसके लिए तत्पर रहते हैं। और जो मेन समस्याएं लोगों की आती हैं या तो उनकी पेंशनें बंद हो जाती हैं लाइफ की वजह से वो होती हैं, या कभी भगवान ना करे कभी कोई प्रॉब्लम होती है हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ जाए या कुछ होना पड़ जाए तो TPA से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। हम जो भी TPA की प्रॉब्लम होती है हम उस पर इमीडिएट एक्शन लेते हैं, चाहे वो रात हो चाहे दिन हो, क्योंकि TPA का ऑफिस 24 आवर होता है। और ये नहीं है कि भाई उनका ऑफिस 5 बजे बंद हो गया या 8 बजे बंद हो गया, ऐसा कुछ नहीं। तो यदि कोई प्रॉब्लम आई है रात को उसका पैसा नहीं आया या उसको हॉस्पिटल वाले डिस्चार्ज नहीं कर रहे, कहीं आपका पैसा नहीं आया, तो हम उस पर एक्शन लेते हैं और मैक्सिमम हेल्प जो होती है हम वो करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि यदि बिल आपने भेज दिया और आपका पैसा कट गया और आपका इतना पैसा कट गया जो बहुत ज़्यादा है, हम ऐसे केसेस भी डील करते हैं TPA के साथ। और जो लोगों की इस टाइप की जो भी पैसे की प्रॉब्लम है TPA से रिलेटेड या हॉस्पिटलाइजेशन के टाइम पे जो TPA तंग कर रहा है कि भाई अब आपका इतना पैसा ये कट गया वो कट गया, मैं यहाँ पर एक आप लोगों को थोड़ा सा एजुकेट करना चाहूँगा। दो तरीके की पॉलिसी है TPA की हमारे यहाँ। एक पॉलिसी वो है जो कंपनी ने हमें ले दी थी और एक पॉलिसी है हॉस्पिटल और TPA के बीच में जो एग्रीमेंट होता है। हमारी पॉलिसी में ये कहीं नहीं लिखा कि आपके जो कंज्यूमेबल आइटम है उसका पैसा कटेगा, ये कहीं हमारी पॉलिसी में नहीं है। और जो हॉस्पिटल की और TPA की जो पॉलिसी है उसमें लिखा हुआ है कि भाई जो कंज्यूमेबल आइटम है उसका पैसा हम नहीं देंगे। तो ये हॉस्पिटल क्या करता है, ये वो पैसे हमारे से काट देता है, जो सिक्योरिटी वगैरह जमा कराते हैं ना पहले, वो पैसे हमारे से काट लेता है। तो इस टॉपिक के ऊपर काफ़ी दिन मेरी चर्चा होती रही और बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुए, जगह जगह मैंने जाके किया और कुछ मेरा भी केस था, पर्सनल केस भी था जिसमें उन्होंने पैसे काटे और मैं अपना ओम्बुड्समैन में गया, वहाँ जाके मैंने अपना केस फाइल किया। तो वहाँ मैंने एक भी पैसा नहीं कटने दिया, चाहे वो कंज्यूमेबल है चाहे वो नॉन कंज्यूमेबल है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा भगवान ना आपके सामने करे कि भाई आपको कभी एडमिट होना पड़ा है। यदि आप एडमिट होते हो तो जो पैसा आपका कटता है आप उसके लिए फाइट करो, बोलो भाई हमारी पॉलिसी में ऐसा है कि हमारी पॉलिसी में कहीं लिखा है ये पैसा कटेगा। आपके हॉस्पिटल के और TPA के बीच का जो एग्रीमेंट है उसमें लिखा हुआ कहता है उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमारे को तो जो पॉलिसी दी हम तो पॉलिसी को मानते हैं। अभी मैं एक पर्सन का आपको वाक्य सुनाऊँ। राजीव मान जी की तबीयत खराब हुई, वहाँ से इनका मेरे पास फोन आया कि भाई मेरे को फटाफट RTH में ले चलो, वहाँ मेरी ये तबीयत खराब है। मैं उनको लेके गया, वहाँ जाके मैंने एडमिट कराया। तो वो मुझे जाते ही जब फाइल कुछ तैयार हो गई, कहता है जी 5,000 रुपये जमा करो। मैंने कहा किस चीज़ के? कहता है जी एडवांस। मैंने कहा जब मैंने आपको TPA कार्ड दे दिया तो एडवांस की क्या जरूरत है भाई? कहता है जी हम एडमिट नहीं करेंगे। मैंने कहा आपके मैनेजर उससे डॉक्टर से बात कराओ जो इंचार्ज है इसका। कहता है डॉक्टर साहब क्या करेंगे? मैंने कहा यार मैं जानूँ डॉक्टर जाने, आप मुझसे क्या मतलब, आप मेरे को फ़ोन नंबर दो। मैं वहाँ थोड़ी देर उनको बहसबाजी की। बहसबाजी करने के बाद कहते हैं जी अंकल जी आपसे मेरी रिक्वेस्ट है आप ज़्यादा बहसबाजी मत करो, चलो आप 5 की बजाय 2,000 ही दे दो, 5 की बजाय 2,000 ही दे दो।
अब 2000 रुपये रीजनेबल में इसलिए समझ रहा था कि डिपॉजिट करना, क्योंकि वहाँ पर जो हमारे कैंटीन का पैसा है ना, जो हमारे को चाय बिस्कुट या जो खाने पीने का सामान मिलता है, वो हमारी पॉलिसी में नहीं है। उसका पैसा हमें खुद ही देना पड़ेगा, नहीं तो हम मत खाओ हॉस्पिटल का खाना, आप अपने घर का खाना खाओ चाय वगैरह। तो इसीलिए जो ऐसे यदि आपको कोई हॉस्पिटल कहता है कि भाई 5000 जमा करो या 10,000 जमा करो, तो आप उनको कह सकते हो कि भाई हमारी जो पॉलिसी है उसमें ये सारा कुछ नहीं है। मैं ये चीज़ें साहब आपको एग्जाम्पल देकर इसलिए बता रहा हूँ कि भाई आप लोगों की नॉलेज में रहे कि हमें क्या देना है और हमें क्या नहीं देना है। तो जो हमें नहीं देना है उसमें कैंटीन आती है सिर्फ, और कोई चीज़ नहीं आती जो हमें देने की जो नौबत है। और उसी कैंटीन के लिए ये मैंने जो थे वो 2000 रुपये जमा करवा दिए। जब डिस्चार्ज होगा मैं खुद जाऊँगा, उनको कह दिया डिस्चार्ज के टाइम पर मुझे बुलाना और मैं बताऊँगा भाई कितने दिन का पैसा है आपका, कैंटीन का कितना है, इसके अलावा यदि कोई पैसा है तो वो मैं नहीं पूरा कर दे दूँगा। मेरा कहने का मतलब है कि जो हमारी टीम है यहाँ पे पानीपत में, आप किसी को भी फोन करो, चाहे वो जैन साहब हों, चाहे फौरन सिंह जी हों, चाहे मित्तल जी हों, आप किसी को भी बताओ भाई मेरी ये प्रॉब्लम है और उसका समाधान करना हमारा काम। और बहुत सारे काम हमने यहाँ किए भी है, अपने लोगों के लिए किए हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, NFL के अलावा जो पब्लिक है, क्योंकि मेरे 2-3 हॉस्पिटलों में डॉक्टरों के साथ अच्छे संबंध हैं, यदि ऐसे केस आते तो मेरे पास भेजते हैं और मैं उनको उनका टेस्ट चेकअप करके और ऐसे काम कराता हूँ। और अभी 1.5 महीने पहले की बात है, एक का 11.5 लाख का बिल रेपुटेट कर दिया था इंश्योरेंस ने, मैंने उसको 8.25 लाख रुपये दिलवा दिए। और इसी तरीके से और भी केस हैं यहाँ के और बाकी में, क्योंकि अपने लोग अच्छा जी। तो सलमान जी कहते हैं कि मेरा भी दिलवाया था, मेरे भी पैसे नहीं मिले थे, तो उनका भी केस मैंने चेकअप किया था। हाँ 40,000 या कितना था इसका। तो और भी जो लोग हैं हमारे जो उनके केस हमने लिए, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जी आपका कोई कभी कोई ऐसे जरूरत पड़ती है तो आप बिल लेने से पहले या डिस्चार्ज होने से पहले या जो कुछ भी है आप हमारे को बताओ, हम आपकी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हैं। हमारे को ये नहीं है कि भाई ये मेरा काम नहीं है जी, मैंने तो आपको पॉलिसी लेके दे दी तो आप चलो, नहीं, पॉलिसी कंपनी ने लेके दी है। हमारा काम है आप लोगों की सेवा करना। हमने ये जो एसोसिएशन बनाई है ये लोगों के वेलफेयर के लिए बनाई है, न कि कोई हमने इसके ऊपर कोई अपना कोई पोस्ट लेने के लिए उसके लिए बनाई हो। और जो साथी हमारे साथ आके काम करना चाहे उसका स्वागत है, आप बताओ हमारे साथ आओ, उसके लिए थोड़ा टाइम भी निकालना पड़ेगा और कहीं आना जाना है तो वो भी निकालना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये मेडिकल के ऊपर यदि आप लोगों की कोई दिक्कत हो आप बताओ। इसके अलावा आपका जो पेंशन से रिलेटेड है, जैसे किसी का लाइफ सर्टिफिकेट नहीं गया, उसकी जैसे पेंशन बंद हो गई, आप बताइए, हम आपका लाइफ सर्टिफिकेट आपसे ही कागज लेके उसको हम भेजेंगे सीधा LIC को। हम मैडम उसको भी नहीं भेजते, हम सीधा LIC को भेजते। जब ये लोग आपका हमारे पास सारा डाटा होता ही है, आपका आपसे अपने फार्म भरवाएंगे, फार्म भरवा के उससे उसकी फॉर्मेलिटी वो कराएंगे, आप हमें दो और हम सीधा आपका इंश्योरेंस को भेजेंगे। हम मैडम उसको बीच में नहीं डालते, ऐसे केसेज में हम सीधा भेजते हैं। और कई केसेज ऐसे हैं, हमारे जो बाजवा जी थे उनकी पेंशन वगैरह नहीं आ रही थी, उन्होंने कहा तो उसका हमने केस लिया, और भी कई लोगों के केस लिए। तो इस टाइप की यदि किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है TPA से रिलेटेड या पेंशन से रिलेटेड, आप हमें बताओ। जहाँ तक मैनेजमेंट के साथ बात करने की बात है, हमारी जो टीम है उसमें बालिया जी भी हैं और मेन टीम लीडर हमारे गौरव जी हैं। अभी 5-10 मिनट में आपके बीच पहुंचने वाले हैं, गाड़ी की अभी 15 मिनट पहले स्टेशन पहुंच चुकी है। तो जो हमारी टीम है, यदि नंगल के ऐसे केस होते हैं तो बालिया जी और उनकी टीम उनको देखती है, और यदि हमारे से नहीं होता तो फिर हम गौरव जी को बोलते हैं कि भाई ये केस था, ये हमने यहाँ बात कर रखी है और यहाँ हमारी कोई समस्या है तो वो। और मैं आपको ये सुन के बड़ी खुशी होगी
कि ये जो TPA है ना, वो सिर्फ हमारी एसोसिएशन के पदाधिकारियों से ही डरते हैं कि यार इनका पता नहीं। हम तो कहते हैं तुम ना करो, तुम्हारी शिकायत कर देंगे, हम तो IRDA को शिकायत कर देंगे तुम्हारी, तुम क्या करोगे हमारा, तुम क्यों नहीं हमारे आदमी के काम करते। तो जो TPA की जो भी है, चाहे वो ये हमारी खुद है, चाहे वो दूसरी कंपनी है, हम उनको सीधा सीधा बोलते हैं और वो हमारा केस देखते हैं और आप लोगों को किसी को भी कोई परेशानी नहीं है। तो ये जो अच्छा, अब ये तो आपका मेडिकल के ऊपर है। अब जो मेडिकल की फैसिलिटी है, देखो ये जो उन्होंने स्टेज बना रखी है, ये स्टेज हमारे हिसाब से ठीक नहीं है। भाई कोई बीमारी है, यदि किसी को हार्ट की बीमारी है, चाहे वो छोटी पोस्ट से अटैक हुआ है, चाहे वो बड़ी पोस्ट से अटैक हुआ है, सिस्टम तो सब सेम है, पैसा बराबर है, सब कुछ बराबर है, तो ये फिर ऊपर नीचे क्यों कर रखा है। इसके लिए हमारी टीम ने कई बार मिले हैं वहाँ हेड ऑफिस में, और अभी नवंबर में हमारा प्रोग्राम है मिलने का। अभी हमारा प्रस्तावित प्रोग्राम है CM को मिलने के लिए, अपने मेल कर रखा है कि हमें टाइम दो, तो हमें आपसे कोई बात करनी है। जो HR का हेड है उसको भी हम बोल चुके हैं कि भाई हमें टाइम दो। तो जो आपकी जो टीम है, जो सेंट्रल बॉडी है, वो टीम हेड ऑफिस जाएगी आपकी समस्याओं को लेके भी, इंक्रीज के लिए भी, क्योंकि आजकल छोटी से छोटे डॉक्टर के पास चले जाओ, वो भी 1000 रुपये का कंसल्टेशन ले ही लेता है। 1000 नहीं, पानीपत में 500, दिल्ली में चले जाओ तो 1000 से कम तो कोई कंसल्टेशन नहीं है, 1000 तो इतनी बड़ी महंगाई के टाइम पर यदि हम इसमें उलझे रहेंगे। हेलो जी, स्वागत करो, हमारी टीम पहुंच चुकी है और पानीपत पहुंचने पर आप सभी का स्वागत है। और जो लेट हुई है, उसके लिए हम आप लोगों के इंतजार के लिए माफी चाहते हैं। आइए, हमारे सेंट्रल बॉडी के पदाधिकारियों का स्वागत है, हार्दिक स्वागत है पानीपत पहुंचने पर सभी का। तो पानीपत में मीटिंग करने का, परंतु इस बार हमारी पानीपत की टीम, हमारे श्री प्रदीप कुमार जैन साहब जो कि इस एरिया के सेक्रेटरी हैं हमारे अपने एसोसिएशन के, इनका सहयोग श्री भैरव सिंह जी, फौरन सिंह जी, यहाँ की टीम पूरा दे रही है। मैं इन सभी साथियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने बड़ी मेहनत की है, और जो ये स्वरूप नजर आ रहा है इस मीटिंग का, वो इनकी मेहनत के सबके ही जो है हम सब इकट्ठे हो पाए हैं और ये मीटिंग का और अपना आयोजन हो पाया है। तो दोस्तों, हम आपका खैर मकदम करते हैं मीटिंग में आने के लिए। तो आपने ताली बजाई, मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद ये लाइनें आपको बहुत पसंद आई हैं। मेरी बात आपको समझ आ रही है, क्योंकि कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है, मैंने कहा आप तक पहुंचा और आपने समझ के उसका रिएक्ट दिया, तो बात मेरी पक्की हो गई, समझ में आ गई। तो दोस्तों थैंक यू उसके लिए। तो 70 क्रॉस कर ली है आप लोगों के आशीर्वाद से, आपकी शुभकामनाओं के बल पर। तो दोस्तों, जब हमने ये सिलसिला शुरू किया, आपस में बैठ के बातचीत करनी शुरू की कि कोई ऐसा संगठन, कोई ऐसी संस्था, कोई ऐसा एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए जिसमें हम अपने रिटायरमेंट के बाद में दुख सुख साझे कर सके। क्योंकि NFL में थे, सब साथी इकट्ठे काम करते थे, एक दूसरे से मिलते जुलते रहते थे, बातचीत होती रहती थी, कोई दुख सुख हुआ NFL भी हमें संभाल लेती थी। परंतु रिटायरमेंट के बाद हमें कौन देखेगा, कौन संभालेगा, किससे हम बातचीत करेंगे, बलियों चलने लगे ये भाई 40 हो गए, बहुत है दोस्तों। क्योंकि नया कोई काम होता है तो उसमें एक भी जुड़ जाए तो खुशी महसूस होती है, और जुड़ते गए काफिला बनता गया। और आज मैं अगर आपको फख्र से बताऊं कि आज हमारा ये काफिला
लगभग 1400 के लगभग हो चुका है। दोस्तों, अगर मैं अपना व्यक्तिगत बताऊं, जब मैंने इस एसोसिएशन की बागडोर सन 2018 में संभाली थी, मेरा ये 8वां चौथा टर्म है जो कि दिसंबर में खत्म होगा, तो उस समय तक मैं वैसे पहली मीटिंग का फाउंडर अपना जो मेंबर थे हमारे, मैं फाउंडर फादर को नहीं मैं कहूँगा, मैं फादर बना भी नहीं अभी तक, अभी तो बहुत छोटी उम्र है। तो फाउंडर्स के साथ मिलकर हमने जो एसोसिएशन का काफिला चलाया, तो 2 साल में मुश्किल से 107 मेंबर बने हमारे, 107। और जब मैंने इसकी बागडोर जिम्मेदारी संभाली, मैंने अपना इसका दायरा भी बढ़ाने की कोशिश की। पहले हम बठिंडा वाले तो आपस में मिलजुल के कुछ हो जाया करते थे। मैं कहा नहीं भाई, ये सोच हमारी नहीं है, हम तो पूरे एनएफएल परिवार को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। साथियों, दायरा बढ़ा, साथी जुड़े, और आज इसका स्वरूप ये है कि बठिंडा के अलावा नंगल के साथी बैठे ही हमारे बीच में, ये बताएंगे अपनी दास्तान, खुद अपना आपके सामने गवाह मौजूद है। सारा नंगल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, मार्केटिंग डिवीजन जुड़ा हुआ है, पानीपत के बहुत सारे साथी यहाँ लोग बैठे हैं हमारे साथ, विजयपुर के साथी जुड़े हुए हैं, हेड ऑफिस से साथी जुड़े हुए हैं। मतलब कहने का ये है कि जहाँ भी कोई साथी हमारा रिटायर, मार्ग में हर काम में होती हैं, तो कठिनाइयों को जो आदमी कठिनाई समझ के घर में बैठ जाता है तो आगे नहीं बढ़ पाता, उसका टारगेट भी कठिन हो जाता है, उसको आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है, और फिर जो है थोड़ी देर के बाद कहता है नहीं यार ये नहीं चलेगा। हम कहते हैं कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है अगर आपका इरादा पक्का है। क्यों दोस्तों? मैं इस बात के लिए 2 लाइनें फिर अर्ज करने चाह रहा हूं कि इस राह पे चलना इतना भी आसान नहीं है, लोगों की सेवा करना। मैं आपको बता दूं, मैं बठिंडा बार काउंसिल का मेंबर भी हूं। मेरे को लोग कहते हैं अगर जितनी मेहनत आप यहाँ कर रहे हैं, अगर कोर्ट में जाके इतना मत्था मारे ना तो शाम को दोनों जेबें भर के लाए। परंतु मेरे को शौक है, और पुराने साथी अनूप जी बैठे हैं मेरे पास, तो मेरे को शौक है सेवा भाव का, सिर्फ सेवा के लिए, निष्काम सेवा। घर भी अपना एसोसिएशन को सौंप रखा है। मेरा ड्राइंग रूम आपकी एसोसिएशन का ऑफिस है, क्योंकि एनएफएल तो हमें खुला बढ़ाती नहीं है। सारा दिन गेट कीपरी भी करनी पड़ती है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, जब बंद बजती है गेट पे पहुंचना पड़ता है, गेट भी खोलना पड़ता है, चाहे सर्दी हो गर्मी हो बरसात हो, क्योंकि जरूरत पर चलकर आया तो उसकी सेवा करना। अगर ये भाव नहीं है तो फिर एसोसिएशन में आने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ लोग इसी बात से खफा हो जाते हैं कि लो जी बार बार आके लोग तंग करते हैं, तो ना आप सुनते ना सन सुन देते हैं। परंतु दोस्तों, ये उसकी अपना, मैं तो कहूँगा स्वार्थ अपना स्वभाव है। मेरा ऐसा स्वभाव बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पास कोई आता है, चाहे दिन में जितनी मर्जी बार आ जाए, एक ही व्यक्ति बार बार भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसको बेचारे को परेशानी है, तभी आ रहा है। आपको परमात्मा ने ये मौका दिया सेवा का, तो मैं भी परमात्मा का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका भी सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे को ये उसने एक मौका प्रदान किया हुआ है। ये सेवा भी सभी के हिस्से में नहीं आती दोस्तों। फिर नहीं कोई डर किसी मसले या किसी मुश्किलात का, तो ऐसा कोई डर है हमारे दिमाग में नहीं है कि क्या होगा। करते चलो, अपने आप राह भी बनता चला जाएगा, मंजिलें भी आसान होती जाएंगी, काम भी होता रहेगा। दोस्तों, हम लोगों ने जब एसोसिएशन बनाई, मैं आपको पॉइंट वाइज अपने एसोसिएशन के उद्देश्य भी है, तो उनको हम फुल टाइम जो है मदद पहुंचाते हैं। चाहे उनका कोई पीआरएमएस का फॉर्म भरना हो, चाहे उनका कोई ओपीडी का क्लेम हो, चाहे कोई टीपी का क्लेम हो, चाहे और किसी किस्म की उसको मदद की जरूरत है, तो वो सारी कार्रवाई भी हमने अपने ऊपर जिम्मेवारी ली हुई है। तो उनको फायदा होने लगा। विडोज को पता ही नहीं था पीआरएमएस भी होता है,
अपना इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। इंश्योरेंस कवर लेने के साथ साथ ओपीडी के भी पैसे मिलते हैं। जैसे आप लोग तस्वीर अपना जानते ही हो, तो उनको कुछ नहीं पता था, परंतु जैसे ही उनको हमने मेंबर बनाया, उनके जब पहले फिजिकली फॉर्म भरे जाते थे, फॉर्म भी भरे, और आज जैसे ऑनलाइन अपना पोर्टल पर जो है अपलोडिंग होती है, तो वो भी हम खुद करते हैं उनका अपने घर से बुला कर लिस्ट बना लेते हैं, टिकिंग करते रहते हैं, कौन रह गया उसको कंप्यूटर जो है ओपीडी के लिए भरा जाता है। तो दोस्तों, ये सेवा कौन करेगा उनकी? हम कर रहे हैं उनकी। बाकी बहुत सारे पुराने साथी प्लांटों से जो रिटायर हुए हैं, चाहे वो मेंटेनेंस में रहे हों, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट में रहे हो, जो पुराना काम जो है थोड़ा मुश्किल लगता है, तो उनको सभी को फिजिकल हम हेल्प प्रदान करते हैं। जब NFL ने PRMS पॉलिसी ऑनलाइन इजाद की, तो इन्होंने कंपल्शन डाल दी कि ईमेल सभी के लिए जरूरी है। आपको पता ही है, एक कंप्यूटर पे काम करना सीख गए, और आज भी वर्किंग नॉलेज के अलावा अगर मैं ये कहूँ, इस हम उनकी मदद करते हैं। दोस्तों, एक तो ये काम है एसोसिएशन का मेन। देखो, हमने इसको रिपीटेडली दोबारा फिर भेजा है। देखते हैं, अभी दिसंबर में हम उनसे मुलाकात करने भी जा रहे हैं, तो जो भी रिजल्ट निकलेगा तो वो आपको बताया जाएगा। बाकी दोस्तों, हमारी जो एसोसिएशन है, ये दूसरे तीसरे साल ये सामने टेलीफोन डायरेक्टरी रखी है, ये तीसरा एडिशन है, जो कि 23-24 में निकाला गया था। आज इसको भी 2 साल तकरीबन हो गए हैं। अभी नया एडिशन भी 2-4 महीने के अंदर अंदर हम पब्लिश करने जा रहे हैं, उसकी भी तैयारी पूरी चल रही है। तीसरा एडिशन ये था, चौथा एडिशन जल्दी आपके हाथों में होगा। उसके लिए जो भी खर्चा है वो एसोसिएशन वहन करती है, और सदस्यों को उसके घरों तक कोई पहुंचाती है, परंतु पैसा कोई नहीं लिया जाता। फ्री ऑफ कॉस्ट सभी मेंबर्स को हम डायरेक्टली जो ऑर्गेनाइजेशन या प्लेटफॉर्म तैयार किया, एक दूसरे को हेल्प करने के लिए बनाया। इसके अलावा कोई इसका पॉलिटिकल वो नहीं है कि भाई हमारा कोई कनेक्शन किसी से हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। हम अपने लोगों को किस प्रकार उनकी मदद कर सकते हैं, किस प्रकार उनकी सेवा कर सकते हैं, कैसे उनके काम आ सकते हैं, उसके लिए ये प्लेटफॉर्म तैयार किया गया। 24 घंटे 12 महीने हम इसी प्रयास में लगे रहते हैं कि किस प्रकार हम अपने आदमियों के काम आ सकें। कोई भी समस्या, किसी भी समस्या से आप जूझ रहे हैं, आप हमें बताओ, उसका निवारण जहाँ तक हमारी अपनी पहुँच है, तो उससे आगे जाके भी हम जो आपकी उस समस्या का निवारण करने की कोशिश करते हैं। हॉस्पिटल में कोई साथी किसी बीमारी की वजह से प्लेटफॉर्म तैयार किया, एक दूसरे को होने के लिए बनाया। इसके अलावा मैं जनरली ऐसा कुछ नहीं है, तो हम अपने लोगों को उनकी मदद ऑर्गेनाइजेशन के बाद सेवा में हो गई, डिस्चार्ज हो गया, डिस्चार्ज होने के बाद क्या है, वो पैनल हॉस्पिटल में उसने ट्रीटमेंट लिया है। पैनल हॉस्पिटल जो कि इंश्योरेंस कंपनी के पैनल हॉस्पिटल की लिस्ट है, उसके मुताबिक उसने उस हॉस्पिटल से इलाज लिया है, तो उसका जो फाइनल बिल है वो हॉस्पिटल टीपीए कंपनी को भेजता है। टीपीए उसको जांच पड़ताल करता है, उसके बाद फाइनल उसको जो भी पैसे का लेन देन है हॉस्पिटल को किया जाता है। परंतु उस पर काफी टाइम लग जाता है, टाइम भी इतना कि आदमी की बस हो जाती है। परंतु जैसे हमें पता लगता है या वो आदमी हमें अप्रोच करता है, तो हम इमीडिएटली टीपीए को फोन करते हैं, उनके साथ फॉलो अप करते हैं, और जो 4-6 घंटे में काम होने वाला वो 2-2.5 घंटे में हम उसको निपटवा देते हैं। क्योंकि कोई भी मरीज, चाहे मैं क्यों ना हूँ, हॉस्पिटल में जब तक बेड पर है तब तक उसका इलाज चल रहा है और जारी इलाज है।
परंतु जब वो डिस्चार्ज हो गया उसके बाद 5 मिनट भी वहां रुकना उसको जो है गवारा नहीं होता, क्योंकि क्यों रुकेगा वो, किस लिए वेट कर रहा है, वो चाहता है कि मैं जल्दी जल्दी अपने घर पहुंचूं, परंतु फाइनल अप्रूवल आती नहीं है और वो बेचारा लटका रहता है। फिर हमारे जैसे कोई ना कोई साथी इंटरफेयर करते हैं, टीपीए को प्रोटेक्ट करते हैं, टीपीए से फिर उसकी फाइनल अप्रूवल ऑब्टेन करके हॉस्पिटल को पहुंचाते हैं या उसको कंफर्म करते हैं, फिर उसके बाद उसकी छुट्टी होती है। हॉस्पिटल जो है नॉन मेडिकल आइटम जो है अपना बिल में लगाकर भेज देते हैं, वो काट देते हैं, वो 10-11 हज़ार की चपट हमारे एम्प्लॉयज को लग जाती है या मरीज को लग जाती है। तो ऐसे केसेस भी हमने हेड ऑफिस से भी टेकअप किए हैं, टीपीए से भी बातचीत चलती रहती है, बहुत सारे केसेस पे हमने वो माफ भी कराए हैं, माफ हुए हैं या कम हुए हैं, बहुत सारे केसेस मेरे पास बहुत लंबी फहरिस्त है उसकी। तो दोस्तों इस टाइप के भी केसेस आते हैं। इस साल क्या हुआ, 27 मार्च को हमारा ये पीआरएमएस का सर्कुलर आया, एनएफएल के द्वारा जो सर्कुलेट किया गया 27 मार्च को। उसके बाद वो 7 अप्रैल तक वैलिड था। 7 के बीच में 2-3 दिन जो है, लगभग 2 दिन साइट बंद रही, वो अपना सिस्टम चला नहीं। हमने जैसे 7 की क्लोजिंग डेट आई, हमने हेड ऑफिस अपना अप्रोच की, उन्होंने इमीडिएटली हमारी रिक्वेस्ट को कंसीडर करते हुए 15 तक उसको एक्सटेंड कर दिया, 15 तक। ये आपकी एसोसिएशन की मजबूती का एक प्रदर्शन है कि आपकी रिक्वेस्ट भी हेड ऑफिस मानता है। तो दोस्तों 15 भी गुजर गई, 22 तारीख की रात में एक साथी 9:30 बजे रात को होगी, दिन में भी नहीं है जी, 9:30 बजे के करीब 22 अप्रैल को मेरे पास आता है कि गौरव जी एक गलती हो गई। मैंने क्या हुआ, कहता जी मैं पीआरएमएस जो है वो पॉलिसी ऑफ नहीं कर सका। मैं क्या मित्रा 15 तारीख तक जब बढ़ाया गया था तो मेरे को भी हेड ऑफिस से खास इंस्ट्रक्शन की आई थी कि गौरव जी आप रिक्वेस्ट मत भेजना, हम बढ़ाएंगे भी, ठीक है सर। 22 तारीख का मतलब 1 हफ्ते बाद, 8 दिन बाद। तो मैंने फिर भी, क्योंकि हमारा काम तो कोशिश करना है और कोशिश करने वाले की कहते कभी हार नहीं होती, कोशिश की, केस बनाकर भेजा, 2-3 और आ गए उसके बाद में भी, उनका भी कंसोलिडेट बनाया, एप्लीकेशन ली, अपना उल्टे सीधे उनसे अपना जस्टिफिकेशन मांगे भी क्यों नहीं अप्लाई कर सके, कुछ ना कुछ फिर कहानी तो बनानी पड़ती है एप्लीकेशन लेने के, वो बनाई, हेड ऑफिस भेजी और सभी केस 5 केस मैंने 22 के बाद में कंसीडर करवाए सकते हैं, 22 के बाद में। तो ये है एसोसिएशन की जरूरत क्यों है हमें, इसलिए जरूरत है। इंडिविजुअल की रिक्वेस्ट कंसीडर नहीं होती, प्रत्येक जथेबंदी, क्योंकि सभी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, सभी की जो शक्ति है हमारे साथ है, तो उसको अपनी मानते हैं कि भाई ये सभी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सोच समझ के कर रहे हैं, ऐसी भी बात नहीं है, तो इसको मान लिया जाए, हम मान लेते हैं और मानी गई। और आज सभी को ओपीडी का क्लेम भी मिला और अपना जो इंश्योरेंस अपना क्या नाम है, मेडिकल इंश्योरेंस कवर मिलता है, उसका भी लाभ ले रहे हैं। तो दोस्तों एसोसिएशन की इसलिए हमें जरूरत है कि कोई भी ऐसी कोई गलती, कोई कोताही, कोई ऐसा अपना टाइम पे टाइम वाला बात काम हो जाए तो उसको भी जो है कंसीडर करवाया जाता है। अभी लास्ट वीक में मैंने 2 केस टॉप ऑफ के जो है इमीडिएटली सैंक्शन करवाए, इमीडिएटली। और यहाँ पर मैं सभी समस्याओं का वर्णन करूँ मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है। रोजाना एक नया केस आता है, जैसे डॉक्टरों के पास रोजाना नए मरीज आते हैं ना, कई बार डॉक्टर भी परेशान होते हैं, मेरी तो बीमारी तो पहली बार सुनी है, तो हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे केस आते हैं। एक आपके पानीपत का ही केस मेरे पास आया अभी थोड़ी देर पहले, क्या नाम उनका, सुधा केके सिंह जी, सुधा सिंह केके सिंह की वाइफ, उनका केस आया, केके सिंह की वाइफ का, सुधा सिंह जी का। उन्होंने, और उनकी डेथ बहुत पहले हो गई थी, उनको ये पता ही नहीं था
कि जो LIC का इंश्योरेंस जो हमने लिया हुआ है, इसका जो पैसा जो जमा है वो ROC रिटर्न ऑफ कैपिटल स्कीम के तहत वो वापस भी नॉमिनी को हो जाता है। तो उनसे बात हुई तो उनका अप्लाई करवाया और एप्लीकेशन उनकी गई भी है, फॉलो अप हम कर रहे हैं, बहुत जल्दी उनको पैसा भी मिल जाएगा। कि जो हमारा एग्जिस्टिंग PRMS पॉलिसी है इसको रिव्यू किया जाए। जैसे कि अभी आज की घड़ी में जो वर्कर्स का है 5 लाख का है, इसकी हमने डिमांड की है कि इसको जो है 7.5 किया जाए, 7.5 वाला 10 लाख किया जाए और 10 लाख वाला 15 किया जाए। इसी प्रकार से अपना इसको बढ़ाया जाए, क्योंकि महंगाई बहुत है, हॉस्पिटल्स के चार्जेस डेली बेसिस पर ही बढ़ रहे हैं। जो इलाज पहले 1-2 लाख में हो जाता था, आज वो 5-5 लाख में भी नहीं हो पा रहा है। तो मैं तो ये कहूँगा कि इलाज के नाम पर जो लूट मची हुई है वो बढ़ती जा रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही। तो से आपके एसोसिएशन की गतिविधियां चला रहा हूँ। हम हेड ऑफिस को लगातार अप्रोच कर रहे हैं कि कोई हमें सूटेबल जगह अपनी कॉलोनी में दे दो, सो दैट हम वहाँ पर ऑफिस खोल सकें और लोगों की सेवा ही करनी है। हमने भी 35-40 साल सर्विस इसी NFL में ही की है, तो हम कोई गैर तो है नहीं है। तो परंतु NFL का जो रवैया है इस मामले में थोड़ा सा मैं तो कहूँगा एडामेंट ही है। परंतु कई बार क्या होता है, मांगते रहो, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसी आशा की किरण भी जाती है जिससे उम्मीद हो जाती है कि शायद अब ये काम हो जाए। हम नंगल गए, नंगल में वहाँ के यूनिट इंचार्ज से हमने बात की तो उन्होंने दम झट से कह दिया कि क्यों नहीं हो सकता, सारी कॉलोनी तो खाली पड़ी है। जब कॉलोनी खाली पड़ी है, क्वार्टर खंडर हो रहे हैं, उनमें दरख्त पैदा हो रहे हैं, उसमें और दूसरे सांप सकोले पैदा हो रहे हैं, तो अगर किसी कहते बसते घरों में ही रौनक होती है, अगर किसी संस्था को किसी व्यक्ति को वो एक क्वार्टर दे दिया जाए तो उसकी साफ सफाई होगी, उसका मेंटेनेंस भी होगा, गिरने से बच जाएगा, खंडर होने से बच जाएगा। तो दोस्तों हमने CGM को चिट्ठी ऑलरेडी दे दी है। अगर हमारा नंगल में ये प्रयास सफल हो जाता है तो हम पानीपत या बठिंडा में भी ये प्रयास हम जरूर करेंगे कि हमें कोई सूटेबल जगह उपलब्ध करवाई जाए ताकि हम अपनी गतिविधियां वहाँ से चला सकें और मेरा भी घर जो है वो ड्राइंग रूम बन सके। हमारा जो भी अकाउंट से रिलेटेड काम है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन ट्रांसपेरेंट वे में किया जाता है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी छोटे से छोटा कर्मचारी क्यों ना रिटायर हुआ हो, अगर उसको भी अपने अंशदान का पता करना है कि मैंने ये पैसे जमा कराए थे, जरा बताना, मेरा कोई ड्यू तो नहीं है। हम इमीडिएटली अल्फाबेटिकली हमारे पास लेजर लगी हैं, बोलते हैं, उसका पेज दिखाया, हाँ भाई तेरे पैसे ड्यू हैं या नहीं है। ये ड्यूज की लिस्ट भी हमने बनाई हुई है, जिन साथियों का कोई ड्यूज वगैरह है ये लिस्ट भी हम इस प्रकार छाया करते हैं, पीछे भी हमने ग्रुप में डाली। तो कुछ साथी तो ऐसे भी हमारे बीच में है जो कि मैं उनके लिए क्या कौन सा शब्द इस्तेमाल करूं, मैं थोड़ा सोच रहा हूं कि कोई पैसा ड्यू नहीं है और उनको अपना जन्मदिन मनाना है, परंतु जन्मदिन पे कौन सी ऐसी एक्टिविटी करें जिससे उनका जन्मदिन कामयाब हो जाए। हमारे एक साथी मोहाली में रहते हैं, बठिंडा से रिटायर हुए हैं, रघुवीर सिंह जी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हैं। उन्होंने अपना 74वां जन्मदिन मनाया, 78वां जन्मदिन मनाया और उसके लिए क्योंकि हमारी चंडीगढ़ में भी 20 सितंबर को मीटिंग थी, उन्होंने 20,000 रुपए इमीडिएटली हमारे अकाउंट में डाल दिए। तो ऐसे दानवीरों को भुला जा सकता है क्या? हम तो 300 रुपए साल के लेते हैं, उसने 20,000 रुपए इकट्ठा डाल दिए। एक और हमारे
रेगुलर ऐसे दानवीर हैं, कॉमरेड दलेर सिंह उनका नाम है, वो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बठिंडा से रिटायर हुए हैं। हर दूसरे तीसरे महीने एक चेक ले आएंगे, गौरव जी आप कभी 5,000, कभी 10,000, कभी 11,000, साल में 2-3 चेक हमें दे देते हैं बिना किसी वजह। तो दोस्तों ये संस्थाएं चलती ऐसे लोगों के बल पर है यार, उनको हमें कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो मैं ऐसे लोगों का जिक्र करना यहाँ पर बहुत जरूरी समझता हूँ जो कि ऐसे धार्मिक सज्जन हैं। हमारे यूनिट के अपना 2nd 3rd GM रिटायर हुए अवतार सिंह जी, आप सभी जानते होंगे उनको, अवतार सिंह जी को कौन नहीं जानता यहाँ पर, मैं सारे पुराने बैठे सभी जानते होंगे। अवतार सिंह जी मोहाली में सेटल्ड हैं, ज़्यादातर कनाडा वगैरह अपने बच्चों के पास ही रहते हैं। तो हमारी मीटिंग थी 20 सितंबर को, जैसे मैंने अभी बताया पिछले महीने। तो मीटिंग से पहले उन्होंने, उनकी वाइफ की डेथ हुई थी मैडम जोगिंदर कौर जी की अप्रैल में। तो कहता मैं भी अपने मैडम की यादगारी में आपको कुछ देना चाहता हूँ। अगर सर शायद स्वीकार करते हैं हम, तो आप जिस भी रूप में देना चाहते हैं। तो उन्होंने अपनी मैडम की यादगारी में 20,000 रुपये का चेक इमीडिएटली भेजा। हमारे पास रिकॉर्ड है, रसीदें भी कटी हुई है, आप देख सकते हो। तो दोस्तों, परंतु कुछ साथी ऐसे भी हैं जिनकी एक लिस्ट मैंने भी आपको दिखाई। 2.5 लाख रुपया आउटस्टैंडिंग है सर दोस्तों का, 2.5 लाख आज की डेट में, ये लेटेस्ट अपना हमने लिस्ट निकाली है। तो उनका भी नाम भला करें, हम तो सभी की अपना कुशल क्षेम की कामना करते हैं। तो ऐसे सज्जनों के लिए दिल जो है गदगद है कि ये जो संस्था चल रही है ऐसे लोगों के बल पर ही चल रही है। उसकी पेंशन बनती है क्यों जी, परंतु जो पुराने रिटायरीज हैं जिनको 5,000 के बेस पे बनी है, उनको सिर्फ 1,000। हमारे GM साहब थे यहाँ पर अपना पानीपत में रह कर गए हैं, AK अग्रवाल, क्योंकि मैं मेटीरियल से रिटायर हुआ हूँ तो मैं मेरे बॉस थे वो। AK अग्रवाल जी GM मेटीरियल से रिटायर हुए, पेंशन कितनी मिलती है? 982 रुपये। 982 एक GM को। तो क्या ये हमारे साथ भद्दा मजाक नहीं तो हो क्या है? हाँ जी, गलत तो नहीं बेटा? हमने लड़ाई लड़ी, पहले एक केस में जीते 2016 के अंदर जीत गए, कोई बात नहीं। उसको दृष्टांत बनाते हुए दूसरा केस फाइल हुआ, वो भी जीते, ठीक है। उसमें थोड़ा सा आधे इधर आधे उधर वाली बात हो गई। चलो अपना एक न्याय प्रक्रिया है, मैं उसके ऊपर किंतु परंतु नहीं करूंगा। तो वो भी 4/11/2022 को निर्णय आ चुका। अभी 4/11 दूसरी भी आने वाली है 2-4 दिन के बाद। 3 साल हो गए हैं, अभी तक वो भी लागू नहीं हुआ। उसको लागू करवाने के लिए हमें फिर केस करना होगा। मतलब एक केस में जीते हुए निर्णय को लागू करवाने के लिए हमें फिर केस करना पड़ रहा है। तो ये तो हमारी एक हासोहीनी अपना दुर्दशा है। दुर्दशा क्यों कहूँगा मैं? इस उम्र में हमें कहा जा रहा है तुम कोर्ट कचहरियों पे धक्के खाओ, धरना प्रदर्शन करो। ये 10 तारीख को 10 दिसंबर को जो है दिल्ली जंतर मंतर पर, लास्ट ईयर भी 8 दिसंबर को हमने धरने में हिस्सा लिया था। इस बार फिर जंतर मंतर पर जो है 10 दिसंबर को धरना आयोजित किया जा रहा है ऑल ओवर इंडिया लेवल का। तो मेरी आप लोगों से भी गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, क्योंकि हम संख्या बल के लोग ऊपर ही सरकार को थोड़ा सा प्रभावित कर सकते हैं। वैसे तो डरने डरने वाला कोई आज है नहीं। सरकार भी बड़ी, आज मैं तो ये कहूँगा मन से कि ढीठ किस्म की है। उसको हमारी परिस्थिति का, हमारी उम्र का बिल्कुल भी तकाजा नहीं है कि क्या ये उम्र इनकी लड़ने झगड़ने की है, धरने प्रदर्शन करने की है। परंतु क्या करें, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। हमें मजबूरी में जो है अपना ये धरने का आयोजन करना पड़ रहा है। मेरी गुजारिश सभी से है कि यहाँ से, क्योंकि पानीपत से दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं है,
एक मिनट भैरव सिंह जी प्लीज। पानीपत से दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं है। मेरी गुजारिश यहाँ से जैन साहब से भी है, भैरव सिंह जी से भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप जो इस धरने में पहुँचे, हम लोग भी बठिंडा से पहुँचेंगे। तो ये तो हमारी परिस्थिति इन्होंने कर दी है कि अच्छा एक और मजाक हमारे साथ किया जा रहा है, रोजाना ही हो रहा है तकरीबन पता नहीं उसके पीछे कौन सी शक्ति काम कर रही है और कौन ऐसी अपना विघटनकारी शक्तियां हैं जो कि हमारे अपना, मैं तो ये कहूँगा कि हमारा अपना मजाक भी बना रही है और हमें उसको और प्रेरित कर रही है। क्या 75 तो हो गई है जी, मिनिस्टर से मिल जाएंगे, बस लेटर भी बन गया है और बस साइन होने बाकी हैं। ऐसा कोई होता है? इज इट पॉसिबल कि सरकार ने किसी के साथ कमिटमेंट किया हो और चिट्ठी भी बना ली हो, चिट्ठी उनके सामने बनाएगी सरकार? किसी भी मिनिस्ट्री को मिलना जाना हो, मिनिस्टर को मिलना जाना हो या नेता को मिलना हो, सरकार मीटिंग तो अरेंज कर देती, क्योंकि हमारे एनएफएल में तो इतना ट्रेंड है कि ठीक है आप आए, कोई बात नहीं, देखते हैं। क्योंकि मौके पर निर्णय बिल्कुल नहीं होते। तो कहते हैं कि मुलाकात हो गई है, बातचीत फाइनल हो गई है, चिट्ठी बन चुकी है और कल को फिर बुलाया, कल को फिर नहीं कि आज मिनिस्टर मिले नहीं है, चिट्ठी पे साइन होना, उस पर स्टैंप लगनी रहेगी। मतलब हमारे साथ ऐसा भद्दा मजाक किया जा रहा है रोजाना, नहीं अपना वीडियो डाल के हम सोचते हैं रोजी 15 अगस्त का दिन मोदी जी लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित कर रहे हैं, उसके थोड़ी देर बाद अपना वीडियो चल रही है, वो किसी और ड्रेस में है, जो जैकेट का कलर कुछ और है। कहा जा रहा है मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से अनाउंस कर दिया है कि EPS 95 की पेंशन बढ़ गई है। कुछ भी हो सकता है, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। वो एक कहावत है कि जाट मरा तब जानिए जब हो जाती है। जब तक नहीं होगा, हमें विश्वास नहीं होगा, हम नहीं मानते, परंतु जब होगा, कहते जब सूरज चढ़ता है ना तो उसको बताना नहीं पड़ता कि मैं चढ़ गया हूं, अपने आप रोशनी हो जाती है। क्यों जी? सूरज बताता है कि मैं चढ़ गया हूं, तो बताने की जरूरत नहीं, अपने आप खाते में पैसे आने शुरू हो जाएंगे। गवर्नमेंट सारा दिन टीवी चैनल ही नहीं बंद होंगे उस दिन, गवर्नमेंट ने ये कर दिया, ये कर दिया, तो किसी न्यूज चैनल पर कोई न्यूज नहीं चल रही, किसी अखबार में कोई न्यूज नहीं आ रही, कोई नेता ही बयान नहीं दे रहा, परंतु वो भाषा जो है रोजाना अपना लोगों को बरगला रहे हैं। जो रिट पेटिशन है 22 या 23 आदमियों की तरफ से नहीं है, मैं यहाँ बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ ओपनली पब्लिक के सामने। वो ऑल retirees of NFL belonging to any unit, any office, any marketing office वगैरह, चाहे वो किसी भी यूनिट के हैं, किसी भी यूनिट से कोई भी रिटायर हुआ है वो उसमें कवर होगा। मार्केटिंग के किसी भी ऑफिस से, किसी भी जगह से रिटायर हुआ है वो उसमें कवर होगा। आप चाहो तो 12,384 पेटिशन नंबर है 2025 की, आप डाउनलोड करके देख सकते हैं उसको कंटेंट्स क्या है। कोई भी बात पर्दे में रखकर नहीं की जाती सर। हम जो बात करेंगे बिल्कुल तथ्यों के ऊपर, तथ्यों पे आधारित बात करेंगे। 12,384 रिट पेटिशन नंबर है 2025 का, अप्रैल में हमने सबमिट की थी और दायर की थी। पहली तारीख 5/8 थी और दूसरी तारीख अभी 2 बार बढ़ा दी है। NFL का उसमें गवर्नमेंट सबमिशन हो चुका है, जवाब दिया जा चुका है। उसमें पार्टियां हमने बनाई हैं, NFL है, EPFO है, यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है सर। ये तीनों उसके लिए जवाब दे हैं कि क्यों नहीं ये लागू हुई, जबकि सारी शर्तें ये पूरी कर रहे थे। तो जैसे ही अपना निर्णय हाईकोर्ट का आएगा तो उसके बाद इसको लागू करने के लिए पैरवी की जाएगी। उसके बाद दोस्तों इस संबंध में अगर किसी की कोई शंका है तो वो पूछ भी सकता है, ऐसी भी कोई बात नहीं। हाँ जी, सितंबर 2014 जो विधायक सितंबर 2014 से पहले वाले
जो 4/11/22 का निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आया है उसमें उनको बाहर कर दिया गया है जी। सितंबर 14 से पहले वाले, उसके बाद वाले इन हैं, वो हायर पेंशन की रिलीज के लिए एलिजिबल है, ठीक है सर। बीआरएस वाले, हाँ जी, बीआरएस वाले नहीं बीआर का 14 से पहले रिटायर हो फिर कुछ नहीं, वो तो सीधी सी बात है, उसमें बीआर का कोई लेना देना नहीं। मतलब 3 रुपए भी नहीं बढ़ेंगे हमारे। आपने बीआरएस जो है मैं बता रहा हूँ एनएफएल में 2 या 3 में आई थी, 1-2-3 में, 1-2-3, ठीक है। तो 3 तक तो वैसे ही आउट हो गए हो। ये तो 14 की दे रहे हैं ना, 14 की सितंबर 14 में, और जो ये एज है ये 58 काउंट होती है सर, मैं ये भी क्लैरिफाई करता हूँ, 60 नहीं, 58 to 60 जो हमारा एक्सटेंडेड पीरियड है, जो हमारी रिटायरमेंट है या जो पेंशन और हम बनते हैं वो 58 में बन जाते हैं। हाँ जी, ये जो 14 में जो पहले रिटायर हुए 10-11 में वो तब भी हुए हैं, हाँ जी, जो 2014 से पहले रिटायर हुए हैं, हाँ कैसे आपने कहा कि उनको बाहर कर दिया गया है, क्या उसके लिए कोई और डिसीजन नहीं करता है? सर उसमें ऐसा है, जो सितंबर 14 से पहले वाले रिटायर हुए हैं ना, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन जमा नहीं हुआ है हाई पेंशन पर, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको आउट कर दिया है सितंबर 14 से पहले वाले। जब सितंबर 14 में जो कैपिंग तो अपना बेसिक पे थी वो 6500 थी, ठीक है, और सितंबर 14 के बाद वो 15,000 हो गया, आज की डेट में 15,000 है, उसको बढ़ाने के लिए लड़ाई जद्दोजहद चल रही है। तो 6500 पे सितंबर 14 में या उससे पहले जो रिटायर होकर घर चले गए उनको इस निर्णय से बाहर रखा गया। और ये जो 14 से जो बाद जो निर्णय होगा हाँ पेंशन का, हाँ। क्या उसको एक आधार बनाया जा सकता है? क्या पहले वालों के लिए भी वो भी तो आफ्टर एम्प्लॉई है, वो कहाँ जाए? एम्प्लॉय तो सारे ही हमने के लोग, मैं खुद आउट हाउस वैसे से, बात आप कह रहे हैं कि वो कहाँ जाए? उनका एक आधार बनाया जा सकता है। वो जंतर मंतर पर वो जंतर मंतर पर जंतर मंतर का सर क्या करे, सरकार की नीतियां कोर्ट का निर्णय हमें मजबूर करने जाने पर हमने भी क्या, ये बताओ, मैं आपसे सहमति व्यक्त कर रहा हूँ कि क्या सितंबर 14 से पहले वाले एम्प्लॉय नहीं थे एनएफएल से? वही तो कह रहा हूँ। क्या उन्होंने काम नहीं किया था? उन्होंने क्या ऐसा गुनाह कर दिया कि उनको बाहर करके बाकी को पेंशन के लिए एलिजिबल कर दिया? उनको तो बल्कि ज्यादा मिल रही है। सर हमने बहुत सारी अपना रिव्यू पिटीशन भी डाली थी, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने सारी रिजेक्ट कर दी। मेरा नंबर आप नोट कर लो, 9988745147 है, इसमें डायरी में नोटेड है, ठीक है सर। आप जितनी मर्जी बात फोन करोगे, मेरे को कॉन्टेक्ट करोगे, मेरे को खुशी होती है कि आज मेरे एक साथी मेरे को, क्योंकि हमने ये एसोसिएशन अपने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन थोड़ी बनाई हुई है, मेरे लिए है, आप लोगों के लिए है, आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। आपकी समस्या हमारे पास नहीं आएगी तो हम कैसे उसका निवारण करेंगे? तो जब मर्जी आप बंद हो जाती है। हमें वो अपनी सेवा बताए, सेवा हमारे लिए इमीडिएटली हेल्प के लिए करें। हम उस समय ये नहीं देखते हमारा मेंबर है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ऐसी। हमने कोई लाइन ड्रा नहीं की है कि हमारा मेंबर बनो फिर हम आपकी ये सहायता करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये एसोसिएशन आपकी है, संस्था आपकी है, मेरी नहीं है। ऐसी एसोसिएशन हमेशा जिंदा रखती है, ऐसी अप्रोच से एसोसिएशन हमेशा सर ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा। ऐसे ही रहेगा, ये मेरा वादा है। दोस्तों मैं आपसे यहाँ ये वादा करता हूँ कि कभी भी आपको शिकायत का मौका इसलिए नहीं मिलेगा कि मैंने फोन किया था, मेरे पास ऐसे भी फोन आते हैं दोस्तों। राम राम। हाँ जी, मान लो मैं किसी फोन कॉल पे बिजी हूँ, या मेरा फोन अंदर रखा मैं बाहर हूँ, या फोन मेरा अपने या फोन मेरा अंदर रखा मैं कहीं दूसरी जगह बैठा हूँ, मैं इमीडिएटली फोन निकाल के देखता हूँ किसका फोन है, इमीडिएटली उसको रिवर्ट बैक करता हूँ। कोई कॉल अनअटेंडेड नहीं होती मेरी, चाहे वो किसी भी लेवल का बंदा हो। मेरे पास ये आप
पीछे देख रहे हो ये सीएमडी साहब अपने खड़े, निर्मलेश सिंह जी की फोटो है, ये अभी 20 सितंबर की फोटो है जो चंडीगढ़ में मीटिंग हुई है, आप देख सकते हैं ये फोटो। निर्मलेश सिंह ये जूनियर है सर, लेकिन मैं पंगे ले लेता था। ये अरोड़ा जी यहाँ पर किसी यूनिट के इंचार्ज रहेंगे, सुनील अरोड़ा जी। तो हाँ जी, इलाज कराते कराते की बात, मेरी बात ध्यान से सुने ना, इलाज कराते कराते उसका जो अपना एलोकेशन है या उसका इंश्योरेंस कवर अमाउंट है वो एक्सीड कर जाता है, वो इमीडिएटली उसी पीरियड में जब वो एडमिटेड है हॉस्पिटल के अंदर, वो एनएफएल को एक एप्लीकेशन अपनी बना के देगा कि भाई मैं ऐसे ऐसे यहाँ पर एडमिट हूँ या मेरी वाइफ एडमिट है और मेरा इतना जो अपना इलाज में पैसा लग चुका है और मेरी ये जो अपना इंश्योरेंस कवर जो एग्जॉस्ट होने की कगार पर है या हो चुका है। ठीक उस समय जब आप इलाज करा रहे ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट तो इमीडिएटली वो हेड ऑफिस को अप्रोच की जाती है, हेड ऑफिस वाले पीपीए को उसी समय उसकी एप्लीकेशन सेंशन करके भेज देते हैं कि भाई इनको 1 लाख हम और एडिशनल जो है अमाउंट रिलीज कर दें और जो है हॉस्पिटल की पेमेंट कर दी जाए। परंतु इलाज कराने के बाद जैसे आप बोल रहे हो इसका बेनिफिट नहीं मिलता। जैसे 2 दिन LIC की पेंशन जिन साथियों को मिल रही है, किन को मिल रही है? तकरीबन सभी को मिल रही है। पुराने साथी जो थे जो 2001, 2003 में रिटायर हुए, क्योंकि मेरे ख्याल 14-15 में आई है स्कीम, 17 उसमें 2 टाइप के ऑप्शन है। कुछ साथियों ने कम्यूनिटी वगैरह कराया हुआ है, कुछ साथियों ने ऑप्शन दी हुई है कि भाई मैं अपना पैसा वापस नहीं लूँगा और मेरे बाद जो है अपना ये पेंशन जारी रहे मेरे नॉमिनी के नाम पे, तो वो है ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन है ROC, रिटर्न ऑफ कैपिटल की। रिटर्न ऑफ कैपिटल में जिन्होंने ऑप्शन दी हुई है उनको हर 5 साल बाद एक एग्जिस्टेंस सर्टिफिकेट देना होता है और फॉर्म हमारे पास है, तो हर 5 साल बाद उसमें एन्युटी नंबर डाल के अपना नाम, एम्प्लॉय नंबर, डेट वगैरह डाल के अपने बैंक से वेरीफाई करा के या किसी भी गजटेड ऑफिसर से सर्टिफाई करा के वो LIC को देना होता है थ्रू हेड ऑफिस। वो काम हम सभी का कर रहे हैं अपने यहाँ, किसी को भी डायरेक्ट भेजने का मौका नहीं देते। सभी के एग्जिस्टेंस सर्टिफिकेट हम खुद अपने पास मंगाते हैं, खुद भेजते हैं, खुद उनकी वैलिडिटी करते हैं, पेंशन लगवा के रखते हैं, जब तक पेंशन ना लगे हम फॉलोअप करते हैं। ठीक है सर? 5 साल के बाद फिर हर साल में या 5 साल, हर 5 साल बाद 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 10वें साल हर 5 साल। ठीक है सर? तो एग्जिस्टेंस सर्टिफिकेट ये हम खुद भेजते हैं, किसी को कोई मतलब शक शुबा नहीं होना चाहिए। पेंशन बहुत से लोगों की बंद हो जाती है, परंतु पेंशन का अमाउंट थोड़ा होता है, हमारे पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं तो हम ध्यान नहीं देते हैं पेंशन मिल भी रही है नहीं। बहुत सारे साथी कहते हैं कि मैं काफ़ी देखी थी, मेरे को 1.5 साल तो पेमेंट नहीं हुई। ठीक है, हमारी जैसे देखेंगे तो जिनको 2200 रुपये अपना पेंशन मिलती है। दोस्तों समझ गए ना बात? तो बहुत सारे हमारे पास ऐसे लखपति लोग हैं जिनको परवाही नहीं है, फिर उनकी बैक डेट से 2-2 साल, 1.5 साल पुरानी पेंशन वहाँ से सारा उनका जितना भी एरिया वगैरह बनता है वो सारा पे करवाए। कोई करवाएगा नहीं, कौन करेगा सर? ये इंडिविजुअल को पता ही नहीं है कहाँ भेजूँ मैं, एप्लीकेशन क्या करूँ मैं। हम बठिंडा में रहते हुए बठिंडा यूनिट से कोई सरोकार नहीं करते, मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दूँ, क्योंकि हमारा जितना भी लेखा जोखा है वो सारा हेड ऑफिस है। हेड ऑफिस से ERMS फॉर्म होता है, हेड ऑफिस से हमारी एग्जिस्टेंस सर्टिफिकेट LIC की पेंशन फॉर्म होती है, यूनिट में जमा करा दो, 1-1.5 महीना वो कागज रख के बैठे रहते हैं, पता करने जाओ हाँ यार भेजना है आपका कंफर्म है। हमारे पास जिस दिन कागज आया उसी दिन वो हेड ऑफिस
तो मैसेज भी डाल देते हैं और उसकी अपडेशन भी जैसे ही वो अपडेट हो जाता है रिकॉर्ड में, उसका लाइफ सर्टिफिकेट, उसकी कंफर्मेशन भी मेरे पास है। बताओ इससे ज़्यादा और क्या होगा। तो दोस्तों, आप हमें सेवा का मौका दो। हाँ, हमारी बातें आपको शायद अच्छी लगी होंगी, मुझे विश्वास है। तो अगर अच्छी लगी है, हमारे एसोसिएशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, ये फॉर्म छोटा सा अवेलेबल है, इसको भर के हमारे सदस्य बन सकते हैं आप लोग। हम कोई सदस्य बनाने नहीं आए आपको, ये मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, हम आपको अपना बनाने आए हैं। आप हमें सेवा का मौका दो, हम आपकी सेवा के लिए कुछ कर पाए तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्म जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है कि हम कैसी सेवाएं दे रहे हैं। जो साथी नहीं जुड़े हैं वो भर के चाहते हैं, तो भर के अपने ऑनलाइन भेज दें। ऑनलाइन आप अभी भरते दे दो, 2 लाइन को है, पेन दे दो। तो जो साथी जुड़ना चाहते हैं फॉर्म भर के आप दे दो, इमीडिएटली जो है रसीद कार्ड को दे दी जाएगी। भाई लोगों ने आपके खाने की व्यवस्था की है, सभी खाना खाने के उपरांत यहाँ से विसर्जित हों। मैं जैन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 शब्द घर से आपके एसोसिएशन की गतिविधियां चला रहा हूँ। हम हेड ऑफिस को लगातार अप्रोच कर रहे हैं कि कोई हमें सूटेबल जगह अपनी कॉलोनी में दे दो, सो दैट हम वहाँ पर ऑफिस खोल सकें और लोगों की सेवा ही करनी है। हमने भी 35-40 साल सर्विस इसी NFL में ही की है, तो हम कोई गैर तो है नहीं है। तो परंतु NFL का जो रवैया है इस मामले में थोड़ा सा, मैं तो कहूँगा एडामेंट ही है। परंतु कई बार क्या होता है, मांगते रहो, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसी आशा की किरण भी जाती है जिससे उम्मीद हो जाती है कि शायद आप ये काम हो जाए। हम नंगल गए, नंगल में वहाँ के यूनिट इंचार्ज से हमने बात की तो उन्होंने एकदम झट से कह दिया कि क्यों नहीं हो सकता, सारी कॉलोनी का खाली पड़ी है। जब कॉलोनी खाली पड़ी है, क्वार्टर खंडर हो रहे हैं, उनमें दरख्त पैदा हो रहे हैं, उसमें और दूसरे सांप सकोले पैदा हो रहे हैं, तो अगर किसी कहते बसते घरों में ही रौनक होती है, अगर किसी संस्था को, किसी व्यक्ति को वो एक क्वार्टर दे दिया जाए तो उसकी साफ सफाई होगी, उसका मेंटेनेंस भी होगा, वो गिरने से बच जाएगा, खंडर होने से बच जाएगा। तो दोस्तों, हमने CGM को चिट्ठी ऑलरेडी दे दी है। अगर हमारा नंगल में ये प्रयास सफल हो जाता है तो हम पानीपत या बठिंडा में भी ये प्रयास हम जरूर करेंगे कि हमें कोई सूटेबल जगह उपलब्ध करवाई जाए ताकि हम अपनी गतिविधियां वहाँ से चला सकें और मेरा भी घर जो है वो ड्राइंग रूम बन सके। हमारा जो भी अकाउंट से रिलेटेड काम है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन ट्रांसपेरेंट वे में किया जाता है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी छोटे से छोटा कर्मचारी क्यों ना रिटायर हुआ हो, अगर उसको भी अपने अंशदान का पता करना है कि मैंने ये पैसे जमा कराए थे, जरा बताना, मेरा कोई ड्यू तो नहीं है। हम इमीडिएटली अल्फाबेटिकली हमारे पास लेजर लगी हैं, खोलते हैं, उसका पेज दिखाया, हाँ भाई तेरे पैसे ड्यू हैं या नहीं है। ये ड्यूज की लिस्ट भी हमने बनाई हुई है, जिन साथियों का कोई ड्यूज वगैरह है, ये लिस्ट भी हम इस प्रकार छाया करते हैं, पीछे भी हमने ग्रुप में डाली। तो कुछ साथी तो ऐसे भी हमारे बीच में है जो कि मैं उनके लिए क्या कौन सा शब्द इस्तेमाल करूं, मैं थोड़ा सोच रहा हूं कि कोई पैसा ड्यू नहीं है और उनको अपना जन्मदिन मनाना है, परंतु जन्मदिन पे कौन सी ऐसी एक्टिविटी करें जिससे उनका जन्मदिन कामयाब हो जाए। हमारे एक साथी मोहाली में रहते हैं, बठिंडा से रिटायर हुए हैं, रघुवीर सिंह जी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हैं। उन्होंने अपना 74वां जन्मदिन मनाया, 78वां जन्मदिन मनाया और उसके लिए क्योंकि हमारी चंडीगढ़ में भी 20 सितंबर को मीटिंग थी, उन्होंने 20,000 रुपये इमीडिएटली हमारे अकाउंट में डाल दिए।
तो ऐसे दानवीरों को भुला जा सकता है क्या? हम तो 300 रुपये साल के लेते हैं, उसने 20,000 रुपये इकट्ठा डाल। एक और हमारे रेगुलर ऐसे दानवीर हैं, कॉमरेड दलेर सिंह उनका नाम है, वो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बठिंडा से रिटायर हुए हैं। हर दूसरे तीसरे महीने एक चेक ले आएंगे, गौरव जी आपको कभी 5,000, कभी 10,000, कभी 11,000, साल में 2-3 चेक हमें दे देते बिना किसी वजह। तो दोस्तों ये संस्थाएं चलती ऐसे लोगों के बल पर है यार, उनको हमें कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो मैं ऐसे लोगों का जिक्र करना यहाँ पर बहुत जरूरी समझता हूँ जो कि ऐसे धार्मिक सज्जन हैं। हमारे यूनिट के अपना 2nd 3rd GM रिटायर हुए अवतार सिंह जी, आप सभी जानते होंगे उनको, अवतार सिंह जी को कौन नहीं जानता यहाँ पर, मैं सारे पुराने बैठे सभी जानते होंगे। अवतार सिंह जी मोहाली में सेटल्ड हैं, ज़्यादातर कनाडा वगैरह अपने बच्चों के पास ही रहते हैं। तो हमारी मीटिंग थी 20 सितंबर को, जैसा मैंने अभी बताया पिछले महीने। तो मीटिंग से पहले उनकी वाइफ की डेथ हुई थी मैडम जोगिंदर कौर जी की अप्रैल में। तो कहता मैं भी अपने मैडम की यादगारी में आपको कुछ देना चाहता हूँ। अगर सर शायद स्वीकार करते हैं हम, तो आप जिस भी रूप में देना चाहते हैं। तो उन्होंने अपनी मैडम की यादगारी में 20,000 रुपये का चेक इमीडिएटली भेजा। हमारे पास रिकॉर्ड है, रसीदें भी कटी हुई है, आप देख सकते हो। तो दोस्तों, परंतु कुछ साथी ऐसे भी हैं जिनकी एक लिस्ट मैंने भी आपको दिखाई। 2.5 लाख रुपया आउटस्टैंडिंग है सर दोस्तों का, 2.5 लाख आज की डेट में, ये लेटेस्ट अपना हमने लिस्ट निकाली है। तो उनका भी नाम भला करें, हम तो सभी की अपना कुशल क्षेम की कामना करते हैं। तो ऐसे सज्जनों के लिए दिल जो है गदगद है कि ये जो संस्था चल रही है ऐसे लोगों के बल पर ही चल रही है। गरीब में उसकी पेंशन बनती है क्यों नहीं, परंतु जो पुराने रिटायरीज हैं जिनको 5,000 के बेस पे बनी है, उनको सिर्फ 1,000। हमारे GM साहब थे यहाँ पर अपना पानीपत में रह कर गए हैं, AK अग्रवाल, क्योंकि मैं मेटीरियल से रिटायर हुआ हूँ तो मेरे बॉस थे वो। AK अग्रवाल जी GM मेटीरियल से रिटायर हुए, पेंशन कितनी मिलती है? 982 रुपये, 982 एक GM को। तो क्या ये हमारे साथ भद्दा मजाक नहीं तो हो क्या है? हाँ जी, गलत तो नहीं बेटा? हमने लड़ाई लड़ी, पहले एक केस में जीते, 2016 के अंदर जीत गए, कोई बात नहीं। उसको दृष्टांत बनाते हुए दूसरा केस फाइल हुआ, वो भी जीते, ठीक है। उसमें थोड़ा सा आधे इधर आधे उधर वाली बात हो गई, चलो अपना एक न्याय प्रक्रिया है, मैं उसके ऊपर किंतु परंतु नहीं करूंगा। तो वो भी 4/11/2022 को निर्णय आ चुका, अभी 4/11 दूसरी भी आने वाली है 2-4 दिन के बाद। 3 साल हो गए हैं, अभी तक वो भी लागू नहीं हुआ। उसको लागू करवाने के लिए हमें फिर केस करना होगा। मतलब एक केस में जीते हुए निर्णय को लागू करवाने के लिए हमें फिर केस करना पड़ रहा है। तो ये तो हमारी एक हासोहीनी अपना दुर्दशा है। दुर्दशा क्यों कहूँगा मैं? इस उम्र में हमें कहा जा रहा है तुम कोर्ट कचहरियों पे धक्के खाओ, धरना प्रदर्शन करो। ये 10 तारीख को 10 दिसंबर को जो है दिल्ली जंतर मंतर पर, लास्ट ईयर भी 8 दिसंबर को हमने धरने में हिस्सा लिया था। इस बार फिर जंतर मंतर पर जो है 10 दिसंबर को धरना आयोजित किया जा रहा है ऑल ओवर इंडिया लेवल का। तो मेरी आप लोगों से भी गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, क्योंकि हम संख्या बल उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कैसे आपका ये धन्यवाद जो है करूँ। दोस्तों, मैं कुछ नहीं कर रहा, जो कुछ भी है वो परमात्मा मेरे से करवा रहा है। तो
तो क्योंकि पानीपत दंगल और चंडीगढ़ में थी, आप सभी साथियों ने सहमति दी कि भाई इनका जो शेड्यूल है आगे भी हम लोग इन्हीं को समर्थन देंगे, क्योंकि इनके काम के प्रति जो इनकी वेदना है उस पे कोई क्वेश्चन है ही नहीं। तो आपका एक बार मैं फिर आपसे प्रश्न करता हूँ, अगर गौरव जी को आगे आप फिर प्रधान की पोस्ट पे देखना चाहते हैं तो आप एक बार तालियां बजा के बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो गौरव साहब 250 साल के आपके आशीर्वाद की जरूरत है। तो ऐसे भी आप लगते हैं, वैसे हमने 2 साल पहले चंडीगढ़ में मीटिंग में डिक्लेयर कर दिया था कि हमारा कोई मेंबर है या नहीं है हमारा ट्रैक डाली, उसका कभी भी फोन आएगा तो हम लोग उनका काम करेंगे। ये गौरव जी के यहाँ के ऊपर ही मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि काम यही करते हैं। धन्यवाद आपने जो विश्वास मेरे काम के प्रति दर्शाया है उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद जो है करूँ। दोस्तों, मैं कुछ नहीं कर रहा, जो कुछ भी है वो परमात्मा मेरे से करवा रहा है। तो अगर उसका हुक्म होगा कि नहीं करना तो मैं नहीं कर पाऊंगा, कोई ना कोई अड़चन डाल देगा। तो मैं तो सारा श्रेय अपना परमात्मा को दूंगा कि उसका हुक्म हुआ है कि आपने ये काम करना है, तो मैं इस काम में लगा हुआ हूँ। आप लोगों का साथ मेरे साथ है, तो कहते हैं जब तू मेरे साथ है तो मेरे को कोई परवाह नहीं है। आप लोगों का साथ मेरी हिम्मत है, मेरा हौसला है। आप लोगों का साथ ऐसे बना रहे, हम लोग मिलजुल कर काम करते रहे, और यही मेरे को उम्मीद है। धन्यवाद। सभी को धन्यवाद। आप सभी लोग यहाँ से खाना खा के जाओगे और जो मेहमान बनना चाहें धन्यवाद। आप